भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी बड़ा है, इकॉनमी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं। तो इस सेक्टर को या एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उस क्रम में आज ये पहला पार्ट हुआ और आपके इंडियन इकॉनमी की क्लास के क्रम में ये दूसरा लेक्चर हुआ। तो इंडियन इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर सेक्टर, आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। ठीक है, और ढेर सारी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, और काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। कह सकते हैं कि इकॉनमी के निवासी जो भी हैं उनके मैक्सिमम लोगों के विकास का संबंध कृषि से जुड़ा हुआ है और आज से नहीं, काफ़ी पहले से ये बात जो है लागू होती है। ठीक है, तो आप ये भी जानते होंगे कि अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने लगातार इस पे भी प्रहार किया था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ख़राब कर दिया था। अपने तरीके से उन लोगों ने खेती कराई थी हमारे किसानों से। वो सारी बातें आप लोग आगे समझिए। हालांकि इसमें हम लोग मोस्टली उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जो आपके नेट परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे टॉपिक पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में या ख़ास तौर से कृषि क्षेत्र में अब इस बात को नहीं देखेंगे कि ऋण जो है दे रहा है तो कौन दे रहा है, मतलब जो साहूकार टाइप के लोग ऋण देते हैं इस तरह के, या फिर निम्न उत्पादकता है तो उसके कारण क्या है। ऐसे बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप के जो टॉपिक या सब टॉपिक हैं उन पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेनली फोकस होगा कि इस सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उस बात पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र या कृषि की विशेषताओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, और ढेर सारी विशेषताएं हैं जिसको कि आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। बाकी अब इसको बताने से या समझाने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, ये बातें आप लोग नोट्स से पढ़िएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये बात अभी मैंने आपसे बताया कि ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, ठीक है, या ब्रिटिश सरकार की खराब नीतियों के कारण क्या हुआ था कि ग्रामीण उद्योगों का विनाश होता गया और कृषि पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो भारत के छोटे उद्योग थे, भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे स्तर के ग्रामीण उद्योग थे, वो पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिए या नष्ट कर दिए। तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग जो है या ज़्यादातर लोग कृषि पे आए, यानी कृषि पे जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ा। तो इसमें फिर क्या हुआ कि इस नीति ने भारत को बचे हुए पदार्थ की पूर्ति का स्रोत और ब्रिटिश में जैसे कि आप ऐसे समझें कि उस समय इंडियन इकॉनमी में ब्रिटिश लोग क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेते थे और ये कच्चा माल ले जा करके अपने यहाँ उसको प्रोड्यूस करते और जो वहाँ से उत्पादन होता फिर यहाँ पे ला करके वो बेचते थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय क्या हो गई थी, कच्चे माल की पूर्ति करती थी और दूसरी चीज़ क्या हो गई थी कि जो उत्पादन होता था उसकी मंडी बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सप्लाई और डिमांड दोनों जो है इंडियन इकॉनमी से ब्रिटिशर्स को प्राप्त हो रहा था। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन की जड़ों को और मजबूत करने के लिए भू स्वामित्व में मध्यस्थ प्रथा को प्रोत्साहित किया था, जिसमें कि वास्तविक काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं होता था। ये सारी बातें जो है वहाँ पे हुई थी। और उसके बाद फिर हम लोग सीधे पहुँचते हैं, ये तो पहले की थोड़ी सी बात मैंने आपको याद दिलाई, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद फिर क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई गई या उस समय क्या स्थिति थी कृषि की, कैसे उसको उबारा गया, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो पहली योजना, प्रथम योजना के आरंभ के समय कृषि की दशा जो थी उस समय की वो अत्यंत ही निराशाजनक थी और ख़राब थी, क्योंकि इंग्लैंड या ब्रिटिश की खराब नीतियों का दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जर्जर कर चुका था। तो उस समय अत्यंत निराशाजनक और ख़राब स्थिति थी। जो हमारे यहाँ के किसान थे वो महाजनों के ऋण जाल में बुरी तरह से
फंस चुके थे, यानी कर्ज ले चुके थे और कर्ज में फिर वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, फिर उसके ब्याज को किसी तरह से चुकाते थे। कुल मिला के लगातार कर्ज का दबाव बढ़ता जाता था या बढ़ता जा रहा था। साथ ही साथ जो जोतों का आकार होता था उस समय का बहुत छोटा होता था और साथ ही साथ ये जोतें बिखरी हुई होती थी, यानी कुछ जोतें, अभी जोत आप लोग समझ रहे होंगे, जो खेत होते हैं, ज़मीन होती है कृषि कार्य के लिए, तो पता चला कि थोड़ी यहाँ पे है, थोड़ी कुछ दूर है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपकी ज़मीन एक जगह या आपके लिमिटेड एरिया में नहीं रहेगी तो फिर खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो स्थिति उस समय थी कि ज़मीनें काफ़ी छोटी होती थी, जोतों का आकार काफ़ी छोटा होता था और बिखरा हुआ था। साथ ही साथ किसानों के पास न तो पैसा था और न ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, न तो नॉलेज था जिसके आधार पे वे अच्छे उपकरण, बीज और रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकें और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों के किसान उस समय क्या होता था कि वर्षा पे निर्भर थे। ठीक है, और वर्षा पे निर्भर होना आप सभी लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि वर्षा पे निर्भर होकर खेती अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी कभी बारिश नहीं होती है या कभी बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर ना हो, एक परफेक्ट टाइम पे बारिश नहीं होती है। तो वर्षा पे निर्भर रहकर खेती करना ये मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या होगा, मानसून की अनिश्चितता सहन करनी पड़ेगी। तो ऐसे में देखने को ये मिला, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके जस्ट बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इन चीज़ों को एनालिसिस किया गया तो देखने को ये मिलता है कि भूमि और श्रम की उत्पादकता लगातार कम होती जा रही थी और स्थिति ये पहुंच गई कि ये उस समय विश्व में सबसे कम थी। लेकिन अभी देखिए कि प्रोडक्शन में काफ़ी कम, और अगर बात करें लेबर फोर्स की तो हमारी जनसंख्या का लगभग 70% जो लेबर फोर्स था वो कृषि कार्य में संलग्न था। साथ ही साथ देश खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वावलंबी नहीं था, यानी जितनी हम लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती थी उतना हम लोग उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या होता था कि हम लोगों को खाद्यान्नों के आयात पे निर्भर रहना पड़ता था। हम लोगों को विदेशों पे आयात, विदेशों से आयात करना होता था, तब जाके हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या सॉल्व हो पाती थी, यानी तब जा कर के हमारे देश की जनसंख्या का पेट भर पाता था। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था तो वहाँ पे कृषि की स्थिति और बिगड़ गई थी। उसका रीज़न ये था कि हमारे हिस्से में जनसंख्या का ज़्यादा भाग आया और भूमि का कम भाग। भूमि के कम भाग से तात्पर्य है कि उस समय जो खेती वाली भूमि थी वो हम लोगों के हिस्से में कम आई, जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा आई। तो ये सारी स्थितियां कब थी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जब हमारे देश में पहली योजना अपनाई गई। यानी कह सकते हैं कि उस समय हमारे देश में, हमारे इकॉनमी में एग्रीकल्चर और फार्मर्स सबकी स्थिति खराब थी। कृषि क्षेत्र हमारा बिल्कुल खराब स्थिति में था और हमारे यहाँ जो किसान थे वो भी बहुत सारे संकटों का सामना कर रहे थे। उसके बाद जब योजनाएं बनाई गई तो फिर इस बात को फोकस किया गया कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को बेहतर कंडीशन में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बात पता थी कि हमारे इकॉनमी में मैक्सिमम लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके चलना होगा। ये बात उस समय के नीति निर्माता जो भी थे, जो लोग पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि हम लोगों को ऐसी नीति बनानी होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो कर सके। तो उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास का आयोजन करते हुए या योजनाओं को बनाते हुए योजना आयोग के सामने 4 मुख्य उद्देश्य रखे। किसने रखे? नीति निर्माताओं ने, जो लोग उस समय पॉलिसी मेकर होते थे। पहला लक्ष्य इसमें था कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य सदैव रखा जाए। यानी पहला टारगेट ये किया कि हमको लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि का जो प्रोडक्शन है उसको हमको ग्रो करना, उसको हमको बढ़ाना है, लगातार बढ़ाना है। तो इसके लिए कुछ तरीके बताए इन्होंने। पहला तरीका बोला कि कृषि अधीन क्षेत्र में लगातार वृद्धि करेंगे हम लोग। यानी अभी जो हमारे यहाँ लैंड है जिस पे कि एग्रीकल्चर हो रहा है उसको हम लगातार बढ़ाते जाएंगे। यानी जो ऐसी भूमि है जिस पे अभी खेती नहीं हो रही है, हम लोग लगातार उसमें वृद्धि करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अधिक भूमि पे खेती कर पाएंगे। तो जब अधिक भूमि पे खेती कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोडक्शन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सेकेंड थिंग क्या थी, ये पहले पॉइंट में हम लोग दूसरा भाग देख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने दूसरा टारगेट रखा कि प्रति हेक्टेयर उत्पाद
प्रति हेक्टेयर उत्पाद को टारगेट किया कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि कृषि आदान आगत इनपुट जो भी आप बोलें, जैसे कि इसमें सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ठीक है, पहला टारगेट दिया कि हमको कृषि योग्य भूमि को बढ़ानी है। दूसरा, हमको जो कृषि के इनपुट हैं उसमें जो है बेहतर कंडीशन में काम करना है, मीन्स सिंचाई की व्यवस्था करना, यानी सिंचाई पे ध्यान देना है, उन्नत बीजों का प्रयोग करना है, अच्छे उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। ठीक है, तो इन सब का परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये पहला लक्ष्य और नीति निर्माताओं ने योजना आयोग के सामने रखा। दूसरा लक्ष्य क्या रखा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने हमको। ठीक है, तो इसको कैसे बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि क्षेत्र को रोजगार के अतिरिक्त अवसर कायम करने होंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारे गांव की जनसंख्या, क्योंकि उस समय हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन या ये कहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज़्यादा होता था। आजकल तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, फिर भी अभी जो है देखेंगे तो 65% के आसपास हम लोग, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है। और उस समय की स्थिति थोड़ा सा और ख़राब थी, यानी उस समय तो ये मान के चलें कि अर्बनाइजेशन मैक्सिमम 20% के आसपास था। ठीक है, तो 80% तो जनता जो है गांव में निवास करती थी, और गांव में जो निवास करता था उसका क्या होता था कि उसके रोजगार का जो मुख्य स्रोत या मुख्य साधन था वो था कृषि। तो नीति निर्माताओं ने इस बात पे बल दिया कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये टारगेट बनाने की बात किया। तीसरा टारगेट इन्होंने बताया कि भूमि पे जनसंख्या के दबाव को हमको कम करना होगा, क्योंकि जनसंख्या का काफ़ी भारी भाग भूमि पे निर्भर है। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र के आयोजन का एक और बुनियादी लक्ष्य कृषि पे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करना था। अभी मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि कृषि के अतिरिक्त रोजगारों को उत्पन्न करना, और तीसरे पॉइंट में बोला कि भूमि पे जनसंख्या के दबाव को कम करना है। यानी ऐसा होता था कि थोड़े से ज़मीन है खेती के लिए और उसमें पूरे के पूरे परिवार के सदस्य लगे होते थे। तो इस बात को या इसमें सुधार लाना है कि सभी लोग जो है केवल और केवल कृषि क्षेत्र में ना लगे रहें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या या फोर्थ टारगेट ये रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में आय की असमानताओं को कम करना होगा। ठीक है, तो सरकार को मजदूरों के शोषण को समाप्त करना, अतिरिक्त भूमि को छोटे और सीमांत किसानों में इस प्रकार वितरित करना कि ग्राम क्षेत्र में कुछ हद तक समानता और न्याय कायम हो सके। तो इस तरह के 4 उद्देश्य सामान्यतः सभी योजनाओं में अपनाए गए। लेकिन अगर व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में भारत में कृषि आयोजन का अर्थ केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि से समझा जाता है, अर्थात केवल पहले लक्ष्य की प्राप्ति और अन्य सभी उद्देश्यों की या तो उपेक्षा की गई या तो उन्हें निम्न प्राथमिकता दी गई। यानी पहले उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया। और पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखना है हमको। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये बात है जब हमारा देश स्वतंत्र होता है, उसके बाद जब इस क्षेत्र में सुधार करने की बात की गई। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का उपयोग किया गया, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषि विस्तार सेवाओं को देश भर में फैलाना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि का यंत्रीकरण या मशीनीकरण और अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों का विस्तार। ये सारे तरीकों को अपना करके भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में लगातार उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ भूमि पे जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए योजना आयोग ने ग्राम विकास की रणनीति अपनाई। तो इसके लिए क्या किया कि ग्राम क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग और हस्तशिल्प स्थापित किए गए और इसके साथ साथ ग्रामीण परिवहन और संचार को प्रोन्नत किया गया और लोगों को कृषि से उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर जाने को प्रेरित किया गया।
ये शुरुआती प्रयास थे, उसके बाद फिर जाकर के लगातार इसमें सुधार देखने को मिले। भारत में कृषि के महत्व का एक कारण ये भी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए कृषि का विकास एक अनिवार्य शर्त है। प्रोफेसर रेगनर नक्स ने कहा कि कृषि पे आधारित अतिरिक्त जनसंख्या को वहाँ से हटा करके नए आरंभ किए गए उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। तो नर्स का ये मत है कि इससे एक और क्या होगा कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी और दूसरी ओर अतिरिक्त श्रम शक्ति का उपयोग करके नई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी। ये थोड़ा सा थ्योरी आपने जो है डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ी होगी। आजकल नक्स पे आलोचना के रूप में या नक्स के सिद्धांत पर आलोचना के रूप में ये कहा गया कि औद्योगिकरण का अर्थ कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को हटाकर उद्योगों में लगा देना नहीं है। औद्योगिकरण के लिए विशेष प्रकार की अभिप्रेरणाएं और मूल्य आवश्यक हैं, जैसा जिनका भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह के प्रेरणाओं और मूल्यों के विकास के लिए कृषि में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ये तरीके थे। अभी हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो पहले की बातें हो गई, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सामान्यतः आर्थिक प्रगति के लिए या तो कृषि का विकास पहले करना होगा या फिर उद्योगों के साथ साथ करना होगा। तो भारत के उस समय के नीति निर्माता थे या भारतीय आयोजक थे, जो योजनाएं उस समय बना रहे थे, उन्होंने दूसरी और तीसरी योजना में इस बात का अनुभव किया कि कृषि क्षेत्र से वस्तुओं की अपेक्षित मात्रा में प्राप्त न हो सकने के कारण कैसे संपूर्ण आयोजन प्रक्रिया अस्त व्यस्त होने लगती है। तो अतः कृषि क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक अर्थव्यवस्था पे गुणक प्रभाव डालता है। ये सारी विशेषताएं हैं कृषि क्षेत्र में कृषि की, और विशेष तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और उसके बाद फिर जो है यहाँ थोड़ी सी बात की गई है कि कृषि सुधार के लिए कदम उठाए गए। हालांकि जो मेन समस्याएं थी उस समय भारतीय कृषि की, वो कौन कौन सी थी? कुछ सामान्य कारणों की बात थी, कुछ संस्थानात्मक कारण थे और कुछ तकनीकी कारण थे। अब इन पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। कृषि की समस्याओं में जो भी कारण हैं, बेसिकली आप सभी लोग समझते होंगे कि ये ज़्यादातर रिलेटेड है निम्न उत्पादकता से। ठीक है, और निम्न उत्पादकता के क्या क्या कारण हैं, अब ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम तो आपका है नहीं, आपसे मोस्टली डेटा पूछते हैं। उसके बाद फिर इस कारण को कैसे निवारण किया जाए, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं। और वही बात यहाँ पे कि कृषि की दक्षता या उत्पादन की प्रवृत्ति कुछ विशेष कृषि आगत यानी इनपुट्स यानी कृषि को बेहतर तरीके से करने के तरीकों पे निर्भर करेगी। और विकासशील कृषि के लिए अनुकूल संस्थानात्मक और संगठनात्मक संरचना, इन सब के अतिरिक्त कृषि आगत और विधियों में सुधार करना आवश्यक है। मीन्स आपको अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करने की आवश्यकता होती है। और इनमें मेनली क्या होते हैं कि सिंचाई, उर्वरक, अच्छे तरीके के बीज और मशीन, ये चार चीज़ों पे आप अगर फोकस कर देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। ये बात पहले भी सही थी और आज भी सही है। ठीक है, उस समय भारतीय किसानों द्वारा जो भी इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और उपकरण ये सामान्यतः पुराने होते थे। ठीक है, तो इससे उत्पादन जो है लो रहता था। बाद में लगातार इसको बेहतर बनाने में प्रयास किए गए। ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ भी रहे हैं, और नहीं तो फिर आप इसको नोट्स से पढ़िएगा। अभी मैं इसमें लेटेस्ट बात करूँगा। अभी तक तो हमने एक परंपरागत बात किया भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के बारे में या फिर कृषि की समस्याओं के बारे में। अब हम लोग सीधे पॉलिसीज़ पे आते हैं, और जहाँ से कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की, अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, कैसे है, इसका महत्व क्या है। अब ध्यान से सुनेंगे बातों को। रोज़गार, आय और प्रमुख रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ठीक है, रोजगार, आय और मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इनमें अपनी सतत भूमिका के कारण कृषि और इसके संबंध क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण
स्थान है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण स्थान पे बने हुए हैं। और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान, ठीक है, 2014-15 के आसपास 18.2%। अभी और पहले जाएं जब हम लोग, तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो ये 50% से ज़्यादा होता था। लेकिन लगातार जैसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जैसे जैसे कोई भी इकॉनमी ग्रो करती है तो वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर उसका योगदान कम होता जाता है और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान बढ़ता जाता है। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 2014-15 के डेटा में 18.2% से गिर करके 2019-20 यानी जो आपका लेटेस्ट डेटा है यहाँ पे 16.5% हो गया है। ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट डेटा एक मिल रहा है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये जो गिर रहा है ये अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास की प्रक्रिया और संरचनात्मक परिवर्तन को बता रहा है। अब जो बात मैंने किया विकास की प्रक्रिया, मतलब कि जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का बोलबाला बढ़ता जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, डेवलपमेंट का। हमारे अर्थव्यवस्था में इस समय बात चल रही है किसानों की आय को दुगना करना है। ठीक है, तो किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बात की अपेक्षा की जाती है कि उधार की सुविधा मीन्स किसानों को ऋण प्रदान करना, बीमा कवरेज यानी कि जो हमारे यहाँ फसल बीमा योजना चल रही है उसका अच्छे से कवरेज हो, मैक्सिमम किसान इसके लाभ से लाभान्वित हो सकें, सिंचाई सुविधाएं जो कि सरकार का कर्तव्य होता है कि हर जगह सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाना, इन जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना अति आवश्यक है। तभी हमारे इकॉनमी में जो एक उद्देश्य या टारगेट चल रहा है कि हमको 2022 तक, ठीक है, 2022 तक जो किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य लिया गया है वो पूरा तो नहीं होगा, ये पहले से पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। लेकिन कुछ हद तक इसमें सुधार तभी हो सकता है जब हम लोग ऋण की सुविधाओं पे ध्यान दें जो कि इस समय गवर्नमेंट दे रही है, ये बात तो निस्संदेह कही जा सकती है। ठीक है, और बीमा कवरेज, सिंचाई सुविधाएं, इन समस्याओं पे ध्यान दें। भारत में निम्न फॉर्म यांत्रिकी के मुद्दे का जो कि लगभग 40% है, इसको भी हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, चाइना में क्या है कि ये 60% है और ब्राज़ील में 75%। इसी प्रकार से इसमें और कुछ बातें हैं जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी चीज़ें आती हैं, पशुधन, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको देखना है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी नहीं देखना है आपको। तो मोस्टली वही बात थी। अभी एक और डेटा आपके सामने है कि जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से खाद्य सब्सिडी बिल 2014-15 के, इसको हालांकि छोड़िए, इतना लंबा डेटा तो नहीं पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। भारत जैसे विकासशील, थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन जो है वो मुख्य रूप से इसके कृषि और सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पे निर्भर करता है। और ये क्षेत्र जो है ये ग्रामीण आजीविका, रोजगार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ भारत में ये आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। यानी कि कृषि क्षेत्र पे यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा निर्भर कर रही है। ठीक है, उसके बाद और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अधिकतम या लगभग 70% जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या कह सकते हैं, ये अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। और इसमें इस 70% में 82% किसान ऐसे हैं जो कि लघु और सीमांत हैं। विकास में समावेशिता का उद्देश्य ग्रामीण विकास पे बल देते हुए प्राप्त करना होगा, जहाँ पे कृषि एक बेहतर रूप में कार्य कर सकती है।
और सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना है। तो आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी, साथ ही साथ कृषि विपणन, इन जैसे सुधारों से इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। करंट की बात करें, अभी देखिए एक दो लेटेस्ट टॉपिक आपको मिलेंगे कि जैसे कि पीएम किसान योजना थोड़ा सा पुरानी हो गई, लेटेस्ट है कि वन नेशन वन मार्केट, और ये वन मार्केट जो है रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी कि एक देश और एक बाज़ार, ये भी बिल्कुल हाल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब सुधार हो रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है किसानों की आय को दुगना करेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है, अभी आप लोग समझ ही रहे हैं कि आजकल जो आर्थिक सर्वे आ रहा है उसमें मैक्सिमम डेटा जीवीए पे आधारित दिया जाता है। पहले जीडीपी पे दिया जाता था, अभी क्या है, जीवीए पे दिया जा रहा है। तो जीवीए में कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है विभिन्न वर्षों में, वो डेटा आपके सामने है। ठीक है, देखिए 2014-15 में ये 18.2% था। ठीक है, 2015-16 में कम हुआ और 17.7%, उसके बाद 16-17 में 17.9%, 17-18 में 17.2%, 18-19 में 16.1% और 19-20 में 16.5%। ये है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, प्राथमिक क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा इसको। ये सारे के सारे डेटा नीचे इसके स्रोत भी लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा लिए गए हैं। तो इस डेटा पे आप लोग पूरी तरह से भरोसा और यकीन कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को तो हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक बहुत ही विवादित तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो विवाद है ये अनेक किताबों में अलग अलग डेटा मिलता है, जिसके कारण ये विवाद बन जाता है कि इसमें हमको सही उत्तर क्या देना है। ठीक है, कई किताबों में कई तरह के डेटा मिलेंगे आपको। तो ये जो आपके सामने मैं अभी बात करूँगा, ये डेटा आपका बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, तो इसको तो आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं। और इसमें जो विवाद आ रहा है वो आ रहा है कि सरकार कितने प्रकार के फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सरकार 22 आवश्यक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित और मेहनताना मूल्य की घोषणा की है। तो फसल अगर आपसे पूछ रहा है तो 22 आवश्यक फसल हैं और एक गन्ना वाली फसल, ये 23 हो रही हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतनी ही बात हमको करनी थी कि कितने प्रकार की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो इसको आपको याद में रखना, 22 आवश्यक फसलें हैं और एक है गन्ने के लिए उचित और मेहनताना मूल्य। तो मुख्य रूप से एमएसपी कितनी फसलों के लिए है, 22 फसलों के लिए, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे हम लोग अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, सरकार कैसे क्यों घोषणा करती है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक जो है आपका ये है राष्ट्रीय कृषि नीति। एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई थी, ये अभी काफ़ी पुरानी एग्रीकल्चर पॉलिसी चल रही है। 28 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी और इसी नीति के जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोज करके उनका संपूर्ण लाभ उठाना, साथ ही साथ ग्रामीण अवसंरचना यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक दृढ़ बनाना, ताकि कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करना, और फिर आगे है इसमें कृषकों, कृषि श्रमिकों और उनके परिवारों हेतु समुचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना। और क्या उद्देश्य रखे गए कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है इस पे कंट्रोल करना या अंकुश लगाना। नेक्स्ट है
आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना। 28 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई और वहाँ पे इतने सारे उद्देश्य बनाए गए थे। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या थे? इसका पहला लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि को हमको प्राप्त करना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में, हम प्राथमिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा कृषि विकास सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल और जैव विविधता की रक्षा कर सके। विकास के साथ साथ समानता, अर्थात ऐसा विकास जो कि सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभान्वित कर सके, ये सारे लक्ष्य रखे गए थे उस समय। ठीक है, विकास की मांग से प्रेरित हो, विकास जो हो वो मांग से प्रेरित हो तथा घरेलू बाजारों की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण से उत्पन्न कृषि निर्यात के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। और एक लक्ष्य क्या रखा गया कि विकास ऐसा हो जो तकनीकी रूप से पर्यावरण सुधार के रूप में आर्थिक रूप से धारणीय हो। ये राष्ट्रीय किसान नीति के उद्देश्य रखे गए थे, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना कि इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या थे, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया। भारत में कृषि जनगणना या कृषि गणना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो ऐसे टॉपिक को छोड़ना कह सकते हैं कि ना समझदारी होगी। एग्रीकल्चर सेंसस जो है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, कौन कराता है, कब कराता है, कब से हो रही है, कितने वर्षों पे हो रही है और लेटेस्ट डेटा क्या है। तो एग्रीकल्चर सेंसस ये कंडक्टेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, और प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। और यही आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है। ये क्वेश्चन शायद 2017 के आसपास पूछा था, प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो कृषि जनगणना या कृषि गणना 5 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है और 1970 से ये लगातार चल रही है। और ये जो है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर विच 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट इज़ गिवन टू स्टेट। अब आप ये समझें कि ये केंद्र के द्वारा किया और कराया जाता है और पूरा का पूरा जो इसमें खर्च होगा वो केंद्र सरकार इसको वहन करती है। अब इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट बात कर लेते हैं कि हाल में कौन सी जनगणना हुई और उसके क्या क्या डेटा निकल के आए, ये थोड़ा सा हम लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जो जनगणना हुई थी 2015-16 में, 5 वर्षों के अंतराल पे होती है, अभी 20-21 के आसपास फिर से होगी। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है कि 2015-16 में ये जनगणना हुई थी और उसका डेटा जो है 17-18 के आसपास आया था। इस डेटा में ये बताया गया कि देश में महिला किसानों की संख्या या तादाद बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें देश में छोटे किसानों की संख्या भी बढ़ी है। 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती का रकबा है। ठीक है, यानी यूपी में खेती सबसे ज़्यादा हो रही, इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत की खेती में 86.21% हिस्सेदारी जो है वो है छोटे और सीमांत किसानों की, और इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेती योग्य ज़मीन है, जबकि 10 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन ओनली 0.57%। ठीक है, यानी 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं हमारे देश में जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक की ज़मीन हो। और क्या डेटा निकल के आए कि खेती के रकबा मीन्स जो कृषि योग्य भूमि होती है, इसमें 2010-11 की तुलना में 1.53% की गिरावट दर्ज की गई। यानी पहले 2010-11 में जो डेटा आया उसके अनुसार जो 2015-16 में जनगणना की गई, तो ये देखने को मिला
कि कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है। और इस गणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार देश में खेती का जो रकबा था वो 15,71,00,000 हेक्टेयर था। इतने ज़्यादा तो डेटा मुश्किल है आपसे पूछना। तो ये देखिएगा, अब इसमें कृषि मंत्रालय ने ये भी बता दिया था कि कृषि जनगणना के लिए आधार वर्ष जो है अभी भी वो 1970-71 है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बाकी जो बातें थी कृषि जनगणना के बारे में, एक क्वेश्चन आपसे वही पूछ चुका है कि कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है, तो वो हमने आपसे चर्चा कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है आपके एग्ज़ाम में। ऐसे ऐसे टॉपिक पे स्पेशली फोकस किया जाएगा इंडियन इकॉनमी में, जो कि या जिस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हों। तो इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा है, और ये टॉपिक है भारत में जोत की श्रेणियाँ। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि कितने हेक्टेयर के कृषक जो है सीमांत कृषक रहेंगे और कितने हेक्टेयर वाले लघु रहेंगे, कितने वाले मध्यम, कितने वाले बृहद, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार कृषि जनगणना में भारत में जोत को 5 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी सीमांत कृषक, और सीमांत कृषक उनको, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, देखिएगा प्रीवियस ईयर को। तो सीमांत कृषक कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि हो। उसके बाद आते हैं लघु कृषक। लघु कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो, यानी 2 हेक्टेयर से कम हो, 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो। अर्ध मध्यम होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर से कम या 4 हेक्टेयर तक भूमि हो, ये अर्ध मध्यम होंगे। 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर तक वालों को मध्यम बोला जाएगा, और 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जिसके पास है उसे बड़े स्तर के किसान बोला जाएगा, यानी वो बड़े कृषक होंगे, बृहद कृषक होंगे। मध्यम कौन होंगे? जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर तक। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कृषि जनगणना के अनुसार भारत में जो औसत जोत का आकार है वो है 1.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर। ये जो है एवरेज औसत जोत का आकार है। केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी 2019 को एक प्रश्न पूछा गया था लोकसभा में, तो वहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया था कि सर्वाधिक लैंड होल्डिंग्स नागालैंड में है, और औसत भूधारण नागालैंड में सबसे ज़्यादा है 5.06 हेक्टेयर। औसत जो जोत का आकार है वो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेटेस्ट है क्योंकि न्यू गवर्नमेंट में बना हुआ है, पहले से भी चलते थे लेकिन उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाते थे, आजकल ये ठीक ठाक चल रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्यूनतम प्रीमियम, किसान कल्याण के लिए अधिकतम बीमा। ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत किसानों का देश है, जहाँ पे ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात जो है वो कृषि पे आश्रित है। तो ऐसे में मोदी गवर्नमेंट ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना गया, इसकी शुरुआत किया। ये जो योजना है ये उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो कि अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, और ऋण लेकर के उन्होंने खेती किया और ख़राब मौसम से उनकी फसल अच्छी ना हो पाई, कोई दिक्कत हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे में अगर उन्होंने एक छोटी प्रीमियम भरा हुआ है तो उनको अच्छा खासा इसमें रिफंड मिल जाता है। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना किसी को न करना पड़े। ये जो योजना है ये भारत के हर एक राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लागू की जाएगी, मीन्स की गई, वही बात है। ठीक है। इस योजना का प्रशासन
अब इसको भी आपको ध्यान में रखना कि कौन रेगुलेट करता। तो इस योजना का प्रशासन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अभी हम लोग बात करेंगे कि मुख्य आकर्षण क्या है इस योजना में। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में केवल 5% का प्रीमियम देना होगा। ठीक है, इतना छोटा प्रीमियम देना होगा। उसके बाद किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में अगर फसल की हानि हो जाती है तो किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्राप्त कर दी जाए। सरकारी सब्सिडी पे कोई भी जो है लिमिट नहीं रखी गई है कि मैक्सिमम या मिनिमम कितना होगी, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, और ये जो है सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इससे पहले प्रीमियम दर पे कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान होता था। अभी क्या है कि इसे हटा दिया गया और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा अब मिलेगा। काफ़ी हद तक इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरह से इसके जो है क्या रखे गए, आप कह सकते हैं कि इसके मुख्य आकर्षण थे इस योजना के। ठीक है, उसके बाद इस योजना के उद्देश्य क्या हैं इसको भी समझिए। इस योजना के उद्देश्य हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप फसलें खराब हो जाएं, तो ऐसे में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्राप्त कर दी जाए। कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय में वृद्धि करना या आय को स्थायित्व देना भी इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। साथ ही साथ किसानों को कृषि में नई टेक्नोलॉजी या नए तरीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को भी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसमें क्रियान्वयन एजेंसी जो है बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पे नियंत्रण बीमा कंपनियां इसको क्रियान्वित करेंगी और नियंत्रण रहेगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किसान फसल बीमा योजना के बारे में। अभी इसमें लेटेस्ट ये है कि एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बना दिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, समन्वय, जानकारी, इसके प्रचार प्रसार के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक एंड्रॉयड ऐप बना दिया, फसल बीमा ऐप। तो इससे क्या है कि फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग इसकी वेबसाइट से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो ये आज की पहली लेक्चर थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिलेटेड थी और इंडियन इकोनॉमी का ये सेकंड लेक्चर था। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी की तीसरी क्लास में कृषि क्षेत्र को पूरा कर लिया जाएगा और फोर्थ क्लास में फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की शुरुआत की जाएगी। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है।